नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मौर्य वंश से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है और ये आपके सामने आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं बात करूँगा। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने मौर्य वंश की उत्पत्ति और उसके इतिहास के साधन के बारे में मैंने बात की थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर उसको देखें। इसके बाद इस तीसरे लेक्चर पर आएँ, जिससे कि एक क्रमबद्ध तरीके से वो पढ़ाई करते रहें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मौर्य वंश के प्रारंभिक शासक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये प्रारंभिक शासकों के कुछ नाम हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए शासक, जो कि 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व शासन किया उन्होंने। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं और इन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। और बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी हो जाए। देखिए, प्रारंभिक जीवन यदि चंद्रगुप्त मौर्य का देखा जाए तो अंधकारपूर्ण रहता है, हमको कहीं से जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन बौद्ध साहित्यों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा साहित्य है जो प्रारंभिक जीवन के बारे में, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमको बताता है। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त के पिता को मौर्य नगर का प्रमुख बताया गया, यानी कि एक कुलीन वर्ग से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने उत्पत्ति के लेक्चर में आपको बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रिय वंश के शासक थे, क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि मौर्य नगर के प्रमुख थे, इसका मतलब कि वो क्षत्रिय ही रहे होंगे, राजकुल से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। उनके पिता जो है एक सीमांत युद्ध में, एक स्थानीय युद्ध में मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु के समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वो गर्भवती थी। चंद्रगुप्त उनके गर्भ में था और शत्रुओं से बचाने के लिए चंद्रगुप्त के मामा ने, अर्थात चंद्रगुप्त की माता के भाइयों ने, चंद्रगुप्त की माता को पाटलिपुत्र सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, जिससे कि चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य नगर से निकलकर, मौर्य नगर यानी कि पीपली वन के मौर्यों से ही संबंधित इनको माना जाता है, तो गोरखपुर का क्षेत्र संभवतः माना जाता है कि पीपली वन के मौर्य वहां पे रहते थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है गणराज्यों के बारे में, वो जाकर गणराज्य के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, वो देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि पीपली वन के मौर्यों का क्षेत्र कहां पर पड़ता था। तो इनकी माता पाटलिपुत्र पहुंच गई सुरक्षित। अब वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बचपन में ही एक गोपालक के हाथों दे दिया जाता है, वहीं पर उसका लालन पालन होता है, वहीं पर पलता बढ़ता है, ठीक है। बहुत ही प्यार से ये जो गोपालक है वो उसको पालता है। गोपालक मतलब गौवंश का संरक्षक, गौओं को पालने वाला, ठीक है। तो गोपालक ने उसको पाला, उसको बड़ा किया, परंतु किन्हीं कारणों से उसने उसको एक शिकारी को बेच दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त को उस गोपालक ने शिकारी को बेच दिया।
शिकारी के यहाँ जब चंद्रगुप्त पहुंचा तब भी बालक ही था, और शिकारी ने उसको पशुओं के देखभाल के लिए रखा। यहाँ वहां पर भी गया जब ये चंद्रगुप्त, तब भी वो जो है वो पशुओं से लगाव रख के मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पशुओं की देखभाल कर रहा था, पशुओं से ही संबंधित उसको कार्य मिले थे। चंद्रगुप्त बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था। वो अपने उम्र के बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय था। तो जब वो शिकारी के यहाँ पे था, तो वहाँ के जो आसपास के बच्चे थे, वो चंद्रगुप्त को बहुत ही प्रेम करते थे, या उनके बीच में वो प्रतिभावान बालक था, योग बालक था, लोकप्रिय बालक था। तो इसलिए बच्चों का आकर्षण केंद्र चंद्रगुप्त ही बना रहता था। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट। चंद्रगुप्त राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा था, जिसमें चंद्रगुप्त लोकप्रिय होने के कारण अक्सर राजा बनता था और निर्णय देता था। और जो बच्चे थे उसके हम उम्र के, वो दरबारी बनते थे, सैनिक बनते थे, याचक बनते थे, अपराधी बनते थे, और खेल उनका चलता था। राजा होने के नाते चंद्रगुप्त बहुत ही अच्छा निर्णय देता था। और ऐसे में एक एक समय चाणक्य जो है वो वहीं से गुजर रहे थे जहां पर ये राजकीलम नामक खेल खेला जा रहा था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्णयों को देखकर यह अनुमान लगाया कि यह जो बच्चा है, यह जो बालक है, ये आगे चलकर एक अच्छा शासक बन सकता है, ऐसा इसमें गुण है। ठीक। तो ये सारी बातें यहां पर हुई। अब आपको पता है, विश्व प्रसिद्ध एक घटना थी जिसमें सिकंदर बेबीलोन जीतता हुआ भारत आ रहा था। मकदूनिया से चला था, मकदूनिया का शासक था, बेबीलोन जीतता हुआ भारत आ रहा था। और चाणक्य जो है वो इस सोच में थे कि मगध जो है इतना शक्तिशाली है कि सिकंदर को रोक लेगा। और यही प्रस्ताव वो धनानंद के पास लेकर गए थे, लेकिन धनानंद ने उनको अपमानित करके राज दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। इस अपमान के चलते चाणक्य ने अपनी शिखा को न बांधने का प्रण लिया और ये कहा कि मैं जब तक नंद वंश को नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं यह शिखा नहीं बांधूंगा, क्योंकि वो चोटी पकड़कर वहां के दरबारियों ने, वहां के सैनिकों ने चाणक्य को दरबार से उठा फेंका था। ठीक है। तो उसी के चलते ये एक योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि जो उनके इस कार्य को, उनके इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। तो उन्हें वह व्यक्ति मिला बालक चंद्रगुप्त के रूप में। ठीक। अब बात यह थी कि चंद्रगुप्त की तो माता भी नहीं थी, वो तो एक शिकारी के हाथ में लगा हुआ था। तो शिकारी से अब उसको खरीदना पड़ेगा। तो चाणक्य जो है शिकारी के पास जाते हैं और 1000 कारसार्पण पर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। कारसार्पण मौर्य युग में चलने वाला सिक्का था, मुद्रा था, जिससे कि वस्तुएं क्रय विक्रय होती थी। ठीक है। तो 1000 कारसार्पण देकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीद लिया। जहां तक मेरा अनुमान है, कारसार्पण जो है वो कांस्य सिक्का बना हुआ सिक्का था। कहीं कहीं पर ये चांदी के बने हुए सिक्के भी बताए जाते हैं। ठीक है। हालांकि आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप 1000 कारसार्पण पर ध्यान दीजिए। किसी अन्य लेक्चर में, किसी सेपरेट वीडियो में मैं मुद्राओं के बारे में, प्राचीन मुद्राओं के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, वहां पे आपको क्लियर होगा ये बातें। अभी तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को खरीद लिया शिकारी से 1000 कारसार्पण देकर। इसके बाद अब चाणक्य चाहे उसको दास बना के रखे, चाहे उसको लाड प्यार करके अपने बच्चे की तरह रखे,
चाहे वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको तैयार करे। ठीक? तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य उसको तैयार करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का ही नहीं पूरे विश्व का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विदेशों से लोग आते थे तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय दर्ज है इतिहास के पन्नों में। ठीक? चाणक्य जो है तक्षशिला में आचार्य थे। कुछ का मानना है कि वो राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। ठीक है? तक्षशिला पहुंचने के बाद चाणक्य ने विभिन्न विद्याओं, शस्त्रों, शास्त्रों की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दिलवाई। ठीक? चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य शिक्षा भी दी गई। सैन्य शिक्षा के दौरान ऐसा बताया जाता है कि प्लूटार्क और जस्टिन के उद्धरणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर से मिला था एक बार, और उसकी स्पष्टवादिता के कारण सिकंदर उसको मार डालने का आदेश भी देता है, लेकिन किसी तरीके से चंद्रगुप्त बच जाता है। ठीक? कुछ का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर के सैन्य टुकड़ी का एक हिस्सा था। ठीक है? क्लासिकल लेखक, मैंने इतिहास के साधन वाले वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें मैंने मौर्य इतिहास के साधनों में ये बताया था कि प्लूटार्क और जस्टिन क्लासिकल लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक हैं, जो कि अपने उद्धरण भारत के परिप्रेक्ष्य में उद्धरण भारत के लिए कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको उनकी पुस्तकों में, उनके विवरणों में जानकारी मिलती है। तो जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर से एक बार मिला था जब वो सैन्य शिक्षा ले रहा था, और वह सिकंदर के सैन्य टुकड़ी का हिस्सा भी था। अब ये सारी बातें हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य बालक से एक वयस्क व्यक्ति हो गया। अब उसको शिक्षा भी प्राप्त हो चुकी है, उसको चाणक्य जैसा गुरु भी प्राप्त है, और उसके लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी है कि चंद्रगुप्त मौर्य करे क्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 2 कार्यों के लिए तैयार किया था, ये स्पष्ट बात है। वो यहाँ से शिकारी से चंद्रगुप्त को खरीदा था, उसको लाड प्यार करने के लिए नहीं, उसको दास बनाने के लिए नहीं, उसको अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बनाया था कि नंदों का समूल नाश हो जाए, अखंड भारत की परिकल्पना जो है वो साकार हो जाए, और यूनानियों की विदेशी जो दास्ता है भारत पर, उससे मुक्ति मिल जाए। ठीक? तो ये 2 कार्यों के लिए जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। तो अब चंद्रगुप्त अपने विजय अभियान पर निकलता है। ठीक भाई, अभी उसके पास कोई राज्य तो है नहीं, वो कहीं का राजा भी नहीं है, तो कैसे मगध का वो सम्राट बनेगा, कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसकी पूरी गाथा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ठीक? तो अब उसका विजय अभियान स्टार्ट होता है। कैसे वो सेना बनाएगा, कैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसको समर्थन देंगे, कैसे वो यूनानियों को परास्त करेगा, कैसे नंदों को परास्त करेगा, कैसे अन्य भारतीय शक्तियों को पराजित करके उनको अधीन करके पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में बांधेगा, उसकी गाथा मैं यहां पर अभी बताने जा रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब तथा सिंध को यूनानियों की दास्ता से मुक्त कराकर की। यहां पर यह पॉइंट लिखा हुआ है। पश्चिमोत्तर मतलब भारत का जो नक्शा आप देखेंगे, मैं भी बना दे रहा हूं।
ठीक, ये एक मैप है आपको समझने के लिए। तो पश्चिम में उत्तर भारत से इसने शुरुआत की, अपने विजय अभियान की शुरुआत की, यूनानियों की दास्ता से मुक्ति दिलाकर। हम जानते हैं कि तक्षशिला आदि यहीं पर स्थित है, यहीं पर सिंधु नदी ऐसे बहती है। ठीक, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। तो पश्चिमी उत्तर से किसने शुरुआत की? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विजय अभियान अपना स्टार्ट किया यहाँ से। मगध तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, मगध ये आपका रहा। तो पश्चिमी उत्तर से इन्होंने स्टार्ट किया, जहां पर पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में ये जो यूनानी है ये भरे पड़े हुए थे। इनकी सैन्य शक्तियां यहां पर मजबूत स्थिति में थी। परंतु जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वहां पर इन गए या इनका पदार्पण हुआ वहां पर, तब तक क्या हुआ कि वहां की जनता विद्रोह करने लगी थी सिकंदर के शासन के प्रति। विद्रोह उठ खड़ा हुआ था वहां पर। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा ही फायदा मिला, उसका लाभ मिला। ठीक है, चंद्रगुप्त को वहां की जनता ने तो सहायता दी ही थी, चंद्रगुप्त ने वहां पर एक विशाल सेना भी गठित कर ली थी। ठीक, अर्थशास्त्र के अनुसार, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अनुसार 5 प्रकार के सैनिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में। चोर अथवा प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगण, आट्विक और शस्त्रोपजीवी श्रेणी। चोर अथवा प्रतिरोधक मतलब ऐसे लोग जो सेना में सम्मिलित हैं, मार काट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में जो सैनिकों के पास वस्त्र आभूषण अस्त्र शस्त्र, जो उनके पास कीमती सामान होंगे, उसको लूटने के प्रयास से वो रहेंगे, प्रयास में रहेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से ये आपका चोरगण रहेगा। ये आपके ये चोर और प्रतिरोध और ये चोरगण, ये दोनों प्रकार के जो भी हैं, ये एक प्रकार से चोर की प्रवृत्ति के लोग हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पिंडारी नाम का एक गुट मिलेगा। ये जो संगठन था या ये जो पिंड था या ये समूह जो था, ये मराठों के साथ चलता था। और मराठे इनको सेना में इसलिए रखते थे ताकि मराठों की शक्ति बढ़ जाए, और ये मराठों की सेना के साथ इसलिए रहते थे ताकि बड़े से बड़े राज्य को ये लूट सके। तो पिंडारियों का काम क्या होता था? लूट खसोट करना होता था। अंग्रेज यहाँ तक कहते थे कि ये जो पिंडारी होते हैं ये मराठों के कुत्ते हैं। जिस प्रकार से शिकारी शिकार पर कुत्तों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से मराठे जो है वो पिंडारियों को जो है किसी भी राज्य के ऊपर छोड़ देते थे। तो उसी प्रकार से ये चंद्रगुप्त जो है ये भी चोरगणों को लेकर किसी भी क्षेत्र पर जाता था, यूनानियों पर आक्रमण करता था या यूनानियों के समर्थन करने वाले राज्यों पर आक्रमण कर देता था। तो जो सैनिक चोरगण की प्रवृत्ति के लोग होते थे वो वहां पे चोरी करते थे। मलेच्छ हो गए जो दूसरे देश से आए रहे होंगे या जिनको भारतीय सभ्यता में बाहरी माना गया होगा, वो सैनिक यहाँ पे सम्मिलित थे। फिर आठविक थोड़ा जंगली टाइप के रहे होंगे, जो जंगलों में रहने वाले आपके आदिवासी रहे होंगे। ठीक है, फिर शस्त्रोपजीवी, ये शस्त्रोपजीवी श्रेणी के जो सैनिक थे वो क्या करते थे? वो पैसा लेते थे, पैसे पर जो है वो अपना जीवन यापन करते थे, अपना जो है युद्ध करते थे। तो ये आपका हो गया, 5 प्रकार के लोग इसकी सेना में थे। तो क्या हो रहा है? सेना का गठन चंद्रगुप्त मौर्य कर चुका है। इस सेना को जो है जस्टिन, जो कि क्लासिकल लेखक है, वो डाकुओं का गिरोह कहता है। डाकुओं का गिरोह करता है जो डकैती करते हैं, मार काट करते हैं, डकैती करते हैं। तो उन्हीं डाकुओं के गिरोह का जो है मुखिया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा जस्टिन कहता है। हम यहाँ पर बात पंजाब एवं सिंध की विजय से कर रहे हैं, विजय की कर रहे हैं। तो सेना बन गई। ठीक, उस सेना का प्रमुख था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको जस्टिन चंद डाकुओं का गिरोह कहता है। मैंने बताया कि वहां के स्थानीय लोगों की भी सहायता जो है वो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी।
जैसे कि पंजाब की गढ़ जातियों ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। साथ ही साथ मुद्रा राक्षस एवं परिशिष्ट पर्वन नामक जो ये साहित्य है, इनसे यह पता चलता है कि पर्वतक नाम का एक शासक था, हिमालय क्षेत्र का शासक था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की पंजाब और सिंध विजय में सहायता प्रदान की थी। तो इस प्रकार से पंजाब एवं सिंध विजय के लिए उसको सेना मिल गई, उसको एक शासक का जो है सहायता मिल गया, साथ ही में वहाँ की जनजातियों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी साथ इसको मिल गया, इसको चंद्रगुप्त को। सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह, जैसे मैंने बताया कि स्थानीय लोगों का जो है सहायता चंद्रगुप्त प्राप्त कर चुका था यहाँ पर। तो क्यों किया था? कोई पागल तो थे नहीं। असल बात है, जब चंद्रगुप्त का पदार्पण इसमें नहीं हुआ था, उसके पहले से ही विद्रोह चल रहे थे वहां पर, और कई छत्रम मार डाले गए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे। छत्रम मतलब एक प्रकार से वहां के गवर्नर टाइप के, राज्यपाल टाइप के, जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर शासन करते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों पर। तो पंजाब सिंध की जनता ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह पहले से ही कर रखा था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ। कई यूनानी क्षत्रप इस विद्रोह में मारे गए तथा ऊपरी सिंध क्षेत्र का क्षत्रप फिलिप द्वितीय के मारे जाने पर यूनानियों की हालत और गंभीर हो गई। सिंध के क्षेत्र के ऊपर, ये आपका सिंध नदी बह रहा है, तो इसके क्षेत्र के ऊपर जो है फिलिप सेकंड जो है शासन कर रहा था। एक मतलब क्षत्रप था, छोटा क्षत्रप था, तो इसकी हत्या कर दी है। कौन? वहां के लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने। भाई अब जब छत्रप की हत्या हो जा रही है, तो आम जो सैनिक हैं वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? एक तो पता नहीं कितने दूर से वो आए हैं किसी दूसरे देश में, और वहां की जो जनता है इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अंदर ही अंदर जो है ये भय में, ये यूनानी जो सैनिक थे, जो यूनानी समाज जो भारत में आकर एक प्रकार से बस ही गया था, भाई 2-2.5 लाख की सेना के साथ एक पूरा शहर, एक नगर चलता था। पहले जो है जब कहीं कभी सेना जाती थी तो उसके साथ अन्य कम्युनिटी के लोग भी, चाहे वो महिला हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो, ये भी सब लोग जो है सेना के साथ चल देते थे। एक शहर चलता था। तो उसी प्रकार से वो शहर जो है आकर भारत देश में बसा हुआ था, और उनमें एक इनसिक्योरिटी फील होने लगा और हालत गंभीर होने लगी। अच्छा, एक चीज और, अभी तो यहाँ छत्रप ही मारे जा रहे हैं, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, उस पे भी जो है सोने पे सुहागा हो गया। अभी तो हालत गंभीर ही थी, उस पे जो है सिकंदर भी मारा गया। मारा मतलब कि अपने मृत्यु से मर गया। अब जब शासक ही नहीं रहा तो अव्यवस्था तो फैलेगी। ऐसे में हुआ क्या कि बंदरबाट होने लगा। सिकंदर के मरने के बाद कई भागों में बट गया। जो सिकंदर ने जो साम्राज्य बनाया था, ये कई भागों में बट गया, और पर्डिकस, सेल्यूकस निकेटर, टालमी इत्यादियों के बीच में ये जो साम्राज्य था सिकंदर का, ये बट गया। और पूर्वी क्षेत्र, यानी कि जो इस क्षेत्र का जो शासन था, वो सेल्यूकस निकेटर के हाथों में आया। ठीक। अब जैसे ये है कि यहाँ पर सिकंदर मरा, तो ये तो है नहीं कि तुरंत संभल जाएंगे, अभी तो स्थिति और बिगड़ती जाएगी। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि एक विशाल सेना गठित कर लेता है। जनता का साथ उसे प्राप्त था ही, और अपने आप को वो राजा घोषित कर देता है, और यूनानियों पर डाल देता है वो धावा, धावा बोल देता है। यूनानी वैसे ही पस्त थे, उनकी हालत खराब थी। सिकंदर मारा जा चुका था, उनके कई छत्र मारे जा चुके थे। तो ऐसे में जो नया
क्षत्रप बना था, एक सेना नायक था, यूनानी सेना नायक यूडेमस, ठीक है। ये 317 में पश्चिमी पंजाब प्रांत को छोड़ के भाग जाता है। चंद्रगुप्त की सेना को देखकर भाग जाता है। और ऐसे जो है चंद्रगुप्त जो है वो पंजाब तथा सिंध प्रांत का एक छत्र सम्राट बन बैठता है। सिकंदर रह ही नहीं गया। जनता ने पहले से ही विद्रोह करके तमाम क्षत्रपों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जनता और उग्र हो चुकी थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने उसका फायदा उठाया। एक विशाल सेना गठित करके रखा ही हुआ था और लोग उसमें आकर जुड़ गए। उसने धावा बोला, यूनानी जो सामने आए उनको उखाड़ फेंका और जो डर के भग गए उस पे तो दया ही कर दिया भगवान ने। सोने सुहागा ही हो गया। तो इस प्रकार से सिकंदर को कहा जाए तो भाग्य ने भी बहुत साथ दिया। बहुत प्रारंभ में जीवन बहुत ही कठिन अवश्य रहा, लेकिन अब देख रहे हैं कितने आराम से वो जीतते चले गए। साहस तो था ही, धैर्य भी था, ठीक है। फिर इसके बाद अब वो क्या हो गया, वो पंजाब और सिंध का राजा बन गया। अब उसके पास अपनी एक व्यवस्था है, उसके पास अपनी एक शक्ति है, उसके पास अपनी एक आर्थिक शक्ति है। अब इसका फायदा उठाकर करेगा क्या? उसका फायदा उठा के मगध के ऊपर आक्रमण करेगा। यही चाणक्य चाहते थे, ठीक। चाणक्य ने अपने अपमान का प्रतिशोध नंदों को उखाड़ फेंकने से